दिया था प्रथम कोटि की क्रिया के वेग समीकरण का व्यंजक। ठीक, समाकलित वेग समीकरण का आपको व्यंजक बताया था कि के बराबर आया था आपका 2.303 अपान टी log बेस 10 और ये आया था आपका a नीचे a माइनस एक्स। ठीक है, यह इसी का एक दूसरा रूप आया था। इसी तरीके से t यहाँ पर log बेस 10 और ऊपर आपका था r0 यहाँ पर rt। ठीक, ये प्रारंभिक सांद्रता अभिकारक पदार्थ की और ये t समय पश्चात सांद्रता, ये आपके व्यंजक आया था। ठीक, इसे ही प्रथम कोटि की क्रिया के समाकलित वेग समीकरण का व्यंजक कहते हैं। ठीक, समाकलित वेग समीकरण का व्यंजक कहते हैं। तो देखो, कोई भी कोटि की क्रिया हो, आपको दो बातें कंफर्म बिंदु तैयार करना है कि टी क्या होता है, अर्धाकाल समानुपाती a की पावर 1 माइनस n, जहां n क्या है क्रिया की कोटि। और एक ये चीज ध्यान रखो कि k का मात्रक मतलब वेग स्थिरांक का मात्रक। दो आपको मुख्य बातें लिखते हैं, ये दो लक्षण आपको परमानेंट तैयार रहेंगे। ठीक, चाहे शून्य कोटि की क्रिया, चाहे प्रथम कोटि की, चाहे द्वितीय कोटि की, चाहे तृतीय कोटि की, चाहे वो हाफ कोटि की क्रिया क्यों ना हो, आपके वेग स्थिरांक के मात्रक, ये वेग स्थिरांक है। ये दो ट्रिक आप नोट कर लेंगे। ठीक, वेग स्थिरांक का मात्रक है, वेग स्थिरांक k का मात्रक क्या आएगा, मोल प्रति लीटर, और इसकी पावर भी 1 माइनस n, और इधर आएगा आपका टाइम इनवर्स। ठीक, ये परमानेंट तैयार रखो, जहां n क्या आप क्रिया की कोटि, जैसे आपने कल पढ़ा था, ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों, क्योंकि मात्रक विवरण बहुत काम आता। ठीक, जैसे इस बार भी आपके पेपर में मात्रक आया था कि शून्य कोटि की क्रिया का मात्रक क्या है, तो शून्य कोटि की क्रिया मात्रक पूछता था, यहाँ क्या लिखोगे, 0, क्या आएगा, मात्रक बन गया, मोल लीटर इनवर्स और टाइम इनवर्स, टाइम सेकंड में तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा। ठीक, प्रथम कोटि की क्रिया यहाँ क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, क्या आ गया 0, इसकी पावर 0, इसका मान 1, t हो गया टाइम इनवर्स। प्रथम कोटि की क्रिया का जो मात्रक होता है वो समय इनवर्स होता है। ठीक, द्वितीय कोटि की क्रिया आप यहाँ पर 2 लिख दीजिए। ठीक, आप निकाल लो, मात्रक निकल आएगा, 2 रखेंगे, -1 आएगा, लीटर ऊपर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, भाई माइनस है, माइनस और प्लस हो जाएगा, तो लीटर आएगा और मोल आपका इनवर्स में आएगा और टाइम इनवर्स आएगा। ठीक, उसी प्रकार ये है अर्धायुकाल टी हाफ, अर्धायुकाल टी हाफ, ये क्या होगा, शून्य कोटि की क्रिया है, क्या 0 लिखेंगे, तो आपका टी हाफ समानुपाती a के आया था, आपने कल देखा था। और अगर इनका मान क्या लिखते, 1 प्रथम कोटि की क्रिया है तो 0 रहेगा, अर्थात प्रथम कोटि की क्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक पदार्थ के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अभी देखो सिद्ध करके दिखाएंगे आपको। ठीक, तो ये आप दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर लेंगे और परमानेंट तैयार रखोगे, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक, आसानी से तैयार भी हो जाएगा। तो आप लोग अब हेडिंग डालेंगे, प्रथम कोटि की क्रिया के विलक्षण, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अभिलक्षण, प्रथम कोटि की क्रिया के अभिलक्षण, तो इसके निम्न अभिलक्षण है। ठीक, इसके निम्न अभिलक्षण है। पहला विलक्षण है जो भी बताया था कि प्रथम कोटि की क्रिया का अर्धायुकाल टी हाफ अभिकारक पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, ऐसी कंडीशन लानी होगी। ठीक, मतलब इस पर निर्भर नहीं करता, ऐसा सूत्र लाना है कि ए गायब हो जाए। ठीक, तो देखिए आपको बताया था अर्धायुकाल क्या होता है, तो आपने रेडियो वाले पार्ट में पढ़ा भी होगा, नहीं तो फिजिक्स में पढ़ोगे। ठीक, कि किसी पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा का आधा भाग विघटित होने में जो समय लगता है उसे कहते हैं अर्धायुकाल। इसे क्या कहते हैं, अर्धायुकाल। ठीक, कोई पदार्थ आपका 1 ग्राम है रेडियो एक्टिव, जब तक वो आधा ग्राम रह जाएगा
तो इसमें जो समय लगेगा उसे कहते हैं क्या, अर्धायु काल। ठीक, और यहां क्या है कि आधी मात्रा शेष रह जाने पर, ठीक, मतलब आधी मात्रा परिवर्तित रहेगी, आधी शेष रह जाएगी, उसे अर्धायु काल कहते हैं। तो फर्स्ट नंबर के लिए आप पहले देखो क्या लिखेंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के व्यंजक से, वेग स्थिरांक के व्यंजक से, देखो जो आप लोग विलक्षण पढ़ रहे हो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि शून्य कोट और प्रथम कोट की क्रिया आपके यहाँ डिटेल में है। ठीक, द्वितीय कोट तृतीय कोट की नहीं है, फिर भी हम द्वितीय कोट के निगमन आपको बता देंगे। अगर आपको इंटीग्रेशन बहुत अच्छी तरीके से आने लगे तो आप तृतीय कोट की भी कर लोगे। ठीक, आपके यहाँ सिलेबस में सिर्फ शून्य कोट और प्रथम कोट है, इसीलिए जो इसके अभिलक्षण है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, प्रथम कोट की क्रिया के समाकलित वेग समीकरण से या लिख सकते हो वेग स्थिरांक के व्यंजक से। तो बताओ भाई के बराबर क्या पढ़ा, 2.303 अपॉन टी log बेस 10 लिखिए या न लिखो कोई दिक्कत नहीं, साधारण लघु रूप होता है a और ये a माइनस एक्स। ठीक है, ये तो पढ़ा है। अब यहां लिखेंगे यदि t बराबर आपका t हाफ हो जाए हो तो x बराबर क्या आएगा, a/2 आएगा। ठीक, x बराबर क्या आएगा, a/2। ठीक है, कि आधी मात्रा उत्पाद में परिवर्तित हो गई है, तो उसमें जो समय लग रहा है उसे अर्धायु काल कहते हैं। ये मान इसमें पुट कर दीजिए, के बराबर 2.303 अपॉन टी log बेस 10, यह आएगा a और a/2 आपका आ जाएगा 2.303 अपॉन टी log बेस 10। ये आपका एक a है, ये आधा है, तो समूचे से आधा घटाएंगे, आधा बचेगा, मालूम है कि नहीं। आपका a कैंसिल आउट हो गया, t हाफ लिखेंगे। ठीक, के बराबर आपका आ गया 2.303 अपॉन टी हाफ और ये log बेस 10 और ये 2। देखो log के मान आपको सब देखना सिखाएंगे हम, log एंटी log भी आपको बताएंगे निकालना। ठीक, वैसे log बेस 10 का मान जो होता है 0.3010, ये मान अगर याद कर लोगे तो और अच्छी बात है, नहीं याद होते तो निकालना हम बताएंगे। न्यूमेरिकल में कभी कभार ये दिए हुए होते हैं, कभी रेयर कंडीशन हो जाती है तो नहीं दिए होते। ठीक, ठीक है, log 2, 3 और 5 का चाहो तो याद कर सकते हो। 0.6990 इतने मान अगर आप याद कर लेते हो तो मान कुछ और मान निकाल लिया करोगे। ठीक, ये मान आपको याद करोगे ज्यादा अच्छा है, नहीं याद होता है ये निकालना सब बताएंगे कि पूर्णांश कैसे निकलता, अपूर्णांश कैसे निकलता, एंटी लाभ कैसे निकलेगा, लाभ कैसे निकलेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में काम आएगा, इसीलिए आपको बताएंगे। ठीक, जब न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा तब। के बराबर 2.303, इसका मान 0.3010 अपॉन टी हाफ, अपॉन टी हाफ के बराबर आ जाएगा आपका 0.6932 अपॉन टी हाफ। एक सूत्र हो गया, या इसको ऐसे निकाल लो, टी हाफ इधर ले आइए, इसकी मल्टीप्लाई भी तैयार रखना तो न्यूमेरिकल में दिक्कत नहीं होगी। ठीक, टी हाफ बराबर आएगा आपका इस तरीके से। ठीक भाई, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, तो आप इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे, आया टी हाफ इधर ले आइए, ये भी सूत्र है। ठीक, आप सूत्र ध्यान रखना, जब अर्धायु काल दिया हो और वेग इस तरह पूछे डायरेक्ट ये सूत्र लगा सकते हो। ठीक, ये लिखा हो कि प्रथम कोट की क्रिया का अर्धायु इतना है, जो भी हो घंटा हो घंटे में रखो, मिनट हो मिनट में, सेकंड हो सेकंड में, चिन्ह मत करो, और के का मान आपका निकल आएगा। ठीक, इनवर्स में जो भी हो टाइम इनवर्स, और टी हाफ निकालेंगे तो ये हो गया। अभी देखो ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इससे क्या स्पष्ट हुआ कि टी हाफ समानुपाती a की पावर 0। ठीक है, क्यों, कहते इसमें कहीं स्मॉल है कहां। ठीक भाई, स्मॉल ए नहीं है, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो
टी हाफ समानुपाती क्या है, ए की पावर 0। भाई इसमें कहीं भी स्मॉल ए नहीं है इस सूत्र में। चाहो तो इसके नीचे ऐसे लिख सकते हो कि इस सूत्र में स्मॉल ए नहीं है, अतः इससे स्पष्ट होता है कि प्रथम कोट की क्रिया का अर्धायु काल अभिकारक पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। या इसके नीचे आप ऐसा लिख सकते हो और इसके नीचे लिख देंगे कि इससे स्पष्ट है कि प्रथम कोट की क्रिया का अर्धायु काल अभिकारक पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। आप चाहो तो ऊपर भी लिख सकते हो, ठीक है, सिद्ध करके दिखा दूंगा। यहाँ लक्षण में नंबर 1 लिख सकते हो कि प्रथम कोट की क्रिया का अर्धायु काल, प्रथम कोट की क्रिया का अर्धायु काल अभिकारक पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। बाद में सिद्ध करके दिखा दिया, ठीक। प्रथम कोट की क्रिया का अर्धायु काल अभिकारक पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, ये आप ऐसे सिद्ध करके दिखा देंगे, ठीक। बात सबको सुना है कि नहीं? लाभ 2 का मान ये होता, मल्टीप्लाई करा देंगे, इतना आ जाएगा, यहाँ निकालेंगे। चाहो तो इसी नीचे लिख सकते हो कि इस सूत्र में स्मॉल ए नहीं है, अतः इससे स्पष्ट है कि प्रथम कोट की क्रिया का अर्धायु काल अभिकारक पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। या चाहो तो एक लाइन वो लिख सकते हो और उसके बाद लिख देंगे, ठीक। यह आपका पहला विलक्षण हो गया। दूसरा विलक्षण है, देखिए कि प्रथम कोट की क्रिया में यदि अभिकारक पदार्थ की सांद्रता परिवर्तित कर दे तो क्या होगा। देखिए ये हमारा ए था, इधर उत्पाद बन रहा था, प्रारंभ में इसकी सांद्रता है, प्रारंभ में सांद्रता ए मोल प्रति लीटर, और ये प्रारंभ में 0 है। टी समय पश्चात क्या होगा, टी समय पश्चात सांद्रता A माइनस एक्स मोल प्रति लीटर, और ये x आएगी, ठीक। भाई अभिकारक पदार्थ की t समय पश्चात x सांद्रता उत्पाद में परिवर्तित हो गई, कितनी से बचेगी, A माइनस एक्स। अब इसमें क्या है, यदि अभिकारक पदार्थ की सांद्रता m गुनी कर दें, m गुनी, तो यहां भी m आएगा कि नहीं, और यहां भी आपका m आएगा, और ये भी m आएगा, ठीक। क्यों? क्योंकि m से गुणा होगा, भाई m है, सांद्रता m गुनी कर दी, तो यहां पर बाहर आएगा m और ब्रैकेट में आएगा a माइनस एक्स। तो आप यहां पर ma हो गया, इसमें m से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ma माइनस mx, और ये mx, चूंकि mx सांद्रता इसकी उत्पाद में चल हो गई इसीलिए, ठीक। अब पहले प्रथम कोट की क्रिया का वेग क्या था कि प्रथम कोट की क्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक, प्रथम कोट की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के बराबर आएगा 2.303 अपॉन टी log बेस 10, ऊपर आएगा a, नीचे क्या आएगा a माइनस एक्स, ठीक। अब क्या आएगा, यदि अभिकारक पदार्थ की सांद्रता m गुनी कर दें, यदि अभिकारक पदार्थ की सांद्रता m गुनी कर दें तो k बराबर क्या आएगा 2.303 अपॉन टी, उतने ही समय में, ठीक। आपका ये ma है, नीचे क्या आएगा ma माइनस mx, k बराबर आ जाएगा 2.303 अपॉन टी। आपका नीचे से m कॉमन, m कट जाएगा, log बेस 10 लिखो चाहे ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, बचेगा a, नीचे a माइनस एक्स। तो समीकरण 1 और 2 से देखो स्पष्ट है, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि प्रथम कोट की क्रिया का वेग स्थिरांक, प्रथम कोट की क्रिया का जो वेग स्थिरांक है
वो अभिकारक पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, मतलब इसकी सांद्रता परिवर्तित होगी तो परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, बात सबको सुना ही नहीं? समीकरण 1 और 2 से ये स्पष्ट है। तो यहां पर लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक अभिकारक के सांद्रण पर या सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, ठीक। मैं अभिकारक पदार्थ की सांद्रता m गुनी कर दी, लेकिन वेग स्थिरांक का मान परिवर्तित नहीं हुआ। ठीक, तो कभी कभी याद आता है कि दिखाइए कि प्रथम कोटि की क्रिया है, तो इसमें आप पहले में वेग स्थिरांक निकालेंगे, दूसरे में निकालेंगे, तीसरे में निकालेंगे वेग स्थिरांक के मान, और तीनों मान बराबर आएंगे तो सिद्ध हो जाएगा प्रथम कोटि की क्रिया। ठीक, ध्यान रखना आपको, ये न्यूमेरिकल में काम आएगा कि प्रथम कोटि की क्रिया का वेग स्थिरांक अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात प्रथम कोटि की क्रिया का वेग स्थिरांक है वो सदैव स्थिर रहता है। ठीक, बात सबको सुना रहे कि नहीं? तो यहां पर ऊपर लिख सकते हो कि प्रथम कोटि की क्रिया में अभिकारक पदार्थ की सांद्रता m गुनी कर देने से अपक्रिया का वेग स्थिरांक परिवर्तित नहीं होता है, ऐसे लिख सकते हो। ठीक, ऊपर कि प्रथम कोटि की क्रिया की सांद्रता m गुनी कर देने से अपक्रिया का वेग स्थिरांक परिवर्तित नहीं होता है, यहां पर सेकंड नंबर लिख सकते हो। ठीक, कि प्रथम कोटि की क्रिया में अभिकारक पदार्थ की सांद्रता m गुनी कर देने से अपक्रिया का वेग स्थिरांक परिवर्तित नहीं होता है। ठीक, और नीचे लिख देना, इससे स्पष्ट हो रहा है। या जो बात ये लिखी वो लिख सकते हो कि प्रथम कोटि की क्रिया का वेग स्थिरांक अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, ऐसा लिख सकते हो आप लोग। तीसरा पॉइंट कि प्रथम कोटि की क्रिया को पूर्ण होने में अनंत समय लगता है। ठीक, प्रथम कोटि की क्रिया को पूर्ण होने में अनंत समय लगता है, अतः प्रथम कोटि की क्रिया कभी पूर्ण नहीं होती। ठीक, सिद्ध करके नीचे दिखाएंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया को पूर्ण होने में अनंत समय लगता है, अतः प्रथम कोटि की क्रिया कभी पूर्ण नहीं होती, कभी पूर्ण नहीं होती। प्रथम कोटि की क्रिया कभी पूर्ण नहीं होती। ठीक, के बराबर क्या है 2.303 अपॉन टी log बेस 10, ये आएगा a, नीचे आएगा a माइनस x। ठीक है, के टी इधर निकाल लेंगे 2.303 अपॉन के log बेस 10, ये आएगा a, नीचे आएगा a माइनस x। पूर्ण क्रिया होने के लिए, पूर्ण अभिक्रिया होने के लिए, पूर्ण सोच रहे हैं पूर्ण क्रिया होने के लिए क्या होगा बताओ? मैं पूर्ण क्रिया होने के लिए x बराबर क्या आएगा, a आएगा कि नहीं? मतलब अभिकारक पदार्थ की जो सांद्रता है पूरी उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है, तभी तो क्रिया पूर्ण होगी। टी मान से पुट करो, बताओ क्या आएगा। टी बराबर 2.303 अपॉन के log बेस 10, यह आएगा a और x के स्थान पर a। टी बराबर 2.303 अपॉन के log बेस 10, यह आएगा a अपॉन 0, और a अपॉन 0 का मान अनंत होता है, यह आपका आएगा अनंत।
और log अनंत का मान अनंत, अनंत से मल्टीप्लाई करोगे अनंत, तो t बराबर आपका आ गया अनंत। ठीक, बात को सुना है कि नहीं? तो t बराबर अनंत आया। इससे स्पष्ट हो गया कि प्रथम कोटि की एक क्रिया को पूर्ण होने में अनंत समय लगता है। ठीक, प्रथम कोटि की क्रिया को पूर्ण होने में अनंत समय लगता है, अतः प्रथम कोटि की क्रिया कभी भी पूर्ण नहीं होती। ठीक, तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि प्रथम कोटि की क्रिया का वेग स्थिरांक है ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के बराबर आपका आएगा 2.303 अपॉन टी log a माइनस एक्स। तो टी इधर ले आएंगे, के अपान में आ गया। पूर्ण क्रिया होने के लिए x बराबर a आएगा, ये मान सब पुट कर देंगे, घटेगा 0 आएगा। a अपान 0 का मान अनंत होता है और log अनंत का मान अनंत होगा, मल्टीप्लाई कराओगे अनंत से अनंत आ जाएगा, तो t बराबर अनंत आ गया। इससे स्पष्ट है कि 4 लिख सकते नीचे, इससे स्पष्ट है कि प्रथम कोटि की क्रिया को पूर्ण होने में अनंत समय लगता है। ठीक, फोर्थ पॉइंट कि प्रथम कोटि की क्रिया का वेग स्थिरांक का जो मात्रक है वो अभिकारक पदार्थ की सांद्रता की इकाई पर निर्भर नहीं करता है, परंतु समय पर निर्भर करता है। कैसे? देखिए भाई, के बराबर आपने पढ़ा 2.303 अपॉन टी log ये आएगा a और नीचे आएगा a माइनस एक्स। ये आपने पढ़ा 2.303 अपॉन टी log ये प्रारंभिक सांद्रता है, एक्टिव मास ऑफ आर, और ये टी समय पश्चात शेष बची सांद्रता। तो इसका मात्रक क्या? मोल प्रति लीटर। इसका मात्रक क्या? मोल पर लीटर। ये कैंसिल आउट हो जाएगा और टी का मात्रक समय होता है, तो समय इनवर्स हो गया। ठीक, बात सबको सुना है कि नहीं? इसीलिए प्रथम कोटि की क्रिया के वेग स्थिरांक का जो मात्रक है वो अभिकारक पदार्थ की सांद्रता की इकाई पर निर्भर नहीं करता है, जबकि समय पर निर्भर करता है। ठीक, तो आप ये लिखो या ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझा दिया। यहां पर लिख देना कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक समय इनवर्स होता है। प्रथम कोटि की क्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक समय इनवर्स होता है। ठीक, यदि समय सेकंड में हो तो सेकंड इनवर्स होगा, मिनट हो तो मिनट इनवर्स होगा। ये आपको इधर से हमने बताया कैसे निकलता मात्रक, के का मात्रक बराबर टी का मात्रक, तो इसलिए इनवर्स हो जाएगा। या अभी हमने बताया था कि के मात्रक के लिए हमने ट्रिक बताई थी आपको कि मोल प्रति लीटर, यहाँ आएगा 1 माइनस एन और यहाँ आएगा टाइम इनवर्स। तो ये अब क्रिया फर्स्ट ऑर्डर की है, तो फर्स्ट ऑर्डर की में यहाँ पर फर्स्ट लिखेंगे, घटाओगे आपका 0 आएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, टाइम इनवर्स आ जाएगा। ठीक, तो आप इतना सिर्फ लिखेंगे। चौथा पॉइंट वो तो समझाने के लिए बता दिया सब कि प्रथम कोटि की क्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक समय इनवर्स होता है। ठीक, अगला पॉइंट है, देखिए के बराबर होता है आपका 2.303 अपॉन टी log ये क्या आएगा? R0 ले सकते हो या RT ले सकते हो। ठीक, इसमें क्या करेंगे हम, इसके लिए ग्राफ बताएंगे आपको। ठीक, यहां पर आपका समय होगा, समय आपका टी ये समय है, और ये log R0 अपॉन RT। ठीक, या ऐसे लिख सकते हो log ऊपर आएगा a, नीचे क्या आएगा a माइनस एक्स। ऐसा पढ़ा कि नहीं इस पर? तो इसके मध्य अगर ग्राफ खींचे
इसके मध्य क्या खींचे, ग्राफ। तो मूल बिंदु से जाने वाली एक सरल रेखा प्राप्त होती है, ठीक। मूल बिंदु से जाने वाली एक सरल, तो देखो कैसे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि t इधर लाएंगे तो t बराबर क्या आएगा, 2.303 अपॉन के log बेस 10 और यह आएगा r, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, यहां लिख देना कि प्रथम कोटि की क्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक या वेग स्थिरांक के व्यंजक से, ठीक। अब इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग कि समय ये है और ये, इनके मध्य अगर ग्राफ खींचेंगे तो मूल बिंदु से जाने वाली सरल रेखा प्राप्त होती है जिसकी ढाल, ढाल मतलब स्लोप, जिसकी ढाल आएगी k/2.303। ये कैसे आएगी, इसका उल्टा कैसे हो गया भाई, ये आनी चाहिए भाई, इनके मध्य ग्राफ खींच रही आएगा। तो ध्यान दीजिए इसके और इसके मध्य ग्राफ खींच रहा है, ठीक। तो ये लाएंगे y अक्ष पर आ जाएगा, x अक्ष पर आएगा। इसके लिए आप जब इसको इधर लाओगे तो जब अपान में लाओगे तो उल्टा हो जाएगा कि नहीं, और ये 1/t आएगा तो उल्टा करोगे उल्टा हो जाएगा, ठीक। भाई इसको आप क्या करें, इसको इधर लाओगे, जब इसको इधर लाओगे तो क्या आएगा, 1/, आएगा। ये क्या आएगा, 1/t आएगा। ये ऐसे रहेगा, बाद में आप पलट दोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, इसीलिए ढाल इतनी आएगी, ठीक। नहीं समझे भाई, इसको पूरा इधर लाएंगे 1/, आया, ये इधर लाएंगे 1/t आया, ये ऐसा रहेगा, t ऊपर कर देंगे, ये ऊपर कर देंगे तो ये भी पलट जाएगा, इसीलिए ढाल ही आएगी, ठीक। तो यहां पर इसके नीचे लिख देंगे कि प्रथम कोटि की क्रिया में, या ऐसा लिख दीजिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया log बेस 10, यहां पर a माइनस x या log बेस 10 r0 rt तथा समय t के मध्य खींचा गया ग्राफ मूल बिंदु से जाने वाली एक सरल रेखा होती है, t के मध्य खींचा गया ग्राफ मूल बिंदु से जाने वाली एक सरल रेखा प्राप्त होती है, एक सरल रेखा प्राप्त होती है जिसका ढाल क्या आएगा, k/2.303 है, ठीक। बात सबको सुना है कि नहीं। तो ऐसा इसलिए कि कभी कभी ऐसा ग्राफ दे देंगे, कहेंगे पहचानिए किस कोटि की क्रिया है, तो आप इससे पहचान लेंगे प्रथम कोटि की क्रिया। ये समझ में आएगा नहीं सभी को कि प्रथम कोटि की क्रिया का वेग स्थिरांक ये होता है, आपका ऐसा आ गया। प्रथम कोटि की क्रिया में इनके मध्य अगर ग्राफ खींचे, ठीक है, तो मूल बिंदु से जाने वाली एक सरल रेखा प्राप्त होती है जिसकी ढाल ये है, ठीक। या एक तरीका ऐसा भी है, मैं आपने पढ़ा था प्रथम कोटि की क्रिया के लिए dx/dt बराबर k, आप ऐसा, ठीक। तो जब इसके और इसके मध्य अगर ग्राफ खींचे हम, ठीक, अभिकारक पदार्थ की सांद्रता और इसके मध्य ग्राफ खींचे तो ही मूल बिंदु से जाने वाली सरल रेखा, क्योंकि इस पर निर्भर करती ना समानुपाती इसकी होती है, तो मूल बिंदु से जाने वाली सरल रेखा प्राप्त होगी, ठीक है। बात को समझ कि नहीं। तो यहां पर ध्यान रखना कि log बेस 10 a नीचे a माइनस x या log बेस 10 r0 और rt एक्टिव मास आप तथा समय के मध्य ग्राफ खींचेंगे तो मूल बिंदु से जाने वाली सरल रेखा प्राप्त होगी जिसकी ढाल इस तरीके से, मतलब इसका उल्टा होगा, क्योंकि ये इधर लाओगे ना, ये इधर ले जाओगे। इसके बाद इसका एक ग्राफ और समझ लीजिए, इसी में, इसी के नीचे एक चीज और ले सकते हो, फिर देख लीजिए उसी के नीचे
2.303 अपॉन टी log base 10 क्या आएगा, a नीचे आएगा a माइनस एक्स, या एक्टिव मास आप आर नॉट और एक्टिव मास आप आर टी लिख सकते हो। ठीक, ध्यान दीजिएगा जो ग्राफ बता रहे हैं ये भी बहुत मुख्य है, कभी कोई ग्राफ लिख कर देते हैं, पूछते हैं। ठीक, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ऐसे लिख सकते हैं कि के टी अपॉन आएगा 2.303। ठीक है भाई, इधर लाओगे के टी हो जाएगा, ये अपान में हो जाएगा, इधर क्या आएगा log बेस 10 और a माइनस एक्स अपान में। ठीक, के टी बराबर, ध्यान रखना यार इतना प्रथम कोट की क्रिया का भी इस तरह 2.303, ये ग्राफ भी आप समझिए, ये भी इससे ग्राफ बनेगा। इसमें आप ये सूत्र लगा सकते हो कि log a माइनस a माइनस एक्स, भाई सूत्र पढ़ा है कि log a अपान b बराबर क्या होता है, log a और माइनस log b। ठीक, पढ़ा कि नहीं ऐसा, तो ये लिख दिया। इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, बताओ क्या रहेगा, प्लस log बेस 10 a माइनस एक्स बराबर log बेस 10 और a, और ये उधर हो जाएगा माइनस के टी अपान 2.303। ठीक है, के टी अपान आ जाएगा 2.303। ठीक है, उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इससे थोड़ा एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पर ये आर टी भी लिख सकते हो कि देखो इनके मध्य ग्राफ खींचेंगे हम, किसके मध्य, इसके और समय के मध्य हम ग्राफ खींचेंगे। तो इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें समय का मान बढ़ा दें तो इसका मान घटता जाएगा। ठीक, बात सबको सुना है कि नहीं भाई, चूंकि माइनस है, टी का मान बढ़ाने पर इसका मान घटेगा। ठीक, तो ग्राफ घटने वाला कैसे बनता है, ये चीज देखिए आप लोग थोड़ा, क्योंकि ये जो ग्राफ बना रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है, कि ग्राफ बनाता पूछता है कि स्टार्टर की रिएक्शन है। ठीक, इसीलिए शून्य का, ठीक है, और प्रथम कोट की क्रिया की बढ़िया तैयारी करोगे। ठीक, कोई कंफ्यूजन हो आप कमेंट्स द्वारा पूछिए, हम फिर आपको बताएंगे। तो घटने के लिए ग्राफ कैसे बनता है, जैसे इसका मान बढ़ रहा है और इसका मान घट रहा है। ठीक, जैसे आपका पी पॉइंट है और यहां पर ये पॉइंट है, दोनों मिलकर ये पॉइंट बनाएंगे कि नहीं। अगला फिर इसका मान बढ़ा, इसका मान घटा, तो आपका ये पॉइंट कहां गया, यहां पर आया। फिर ये वाला पॉइंट बढ़ा, लेकिन ये वाला पॉइंट घट रहा है, तो ये वाला आपका ग्राफ पॉइंट ये आया। ये वाला मान बढ़ा, ये वाला मान घटा, तो आपका पॉइंट ये आया कि नहीं आया। तो घटने के ग्राफ आपका ऐसा बन गया कि नहीं। ठीक, ये तो डाटा कर दीजिए। तो घटने के लिए ग्राफ ये बना कि नहीं, बताओ भाई। तो यहां पर क्या लिखेंगे, log बेस 10 a माइनस एक्स। ठीक है, और यहां क्या आएगा, समय, समय क्या है, t। ठीक, तो इसकी ढाल क्या आएगी, इसकी ढाल इतनी आएगी, ढाल आएगी माइनस के अपान 2 पॉइंट, भाई टी इधर है कि नहीं है और ये इधर है, तो ढाल ये आएगी 2.303। ये अगर मुझे प्रथम कोट की क्रिया का ढाल मालूम हो, जो हमारी सीधी रेखा है, इसका अगर ढाल मालूम हो तो वेग स्थिरांक का मान निकाल लोगे। ठीक, और ये और इसके मध्य ग्राफ खींचा तो ढाल ये प्राप्त होती है, तो अंतःखंड की माप ये होगी। क्योंकि जैसे आप सूत्र लगाते थे कि y बराबर mx प्लस सी, पढ़ते थे कि नहीं, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। तो ये y हो गया, ये आपका mx हो गया, ये mx और ये आपका c, क्योंकि यही होती थी ढाल या प्रवणता m बराबर। ध्यान दीजिएगा आप लोग, नहीं तो आप कंफ्यूजन रहेगा। ये भाई y बराबर क्या पढ़ा था, mx प्लस सी,
तो y आपका ये हो गया, ये y वाला भाग हो गया, x वाला भाग कौन हो गया, x वाला ये हो गया t, और m का मान क्या आया -k/2.303, और c क्या है, y अक्ष पर कटे अंतःखंड की माप। c क्या है, y अक्ष पर कटे अंतःखंड की माप, तो इसमें अंतःखंड की माप क्या आएगी, ये अंतःखंड की लंबाई आएगी, ये जो आएगी अंतःखंड की माप होगी। ठीक, ये अंतःखंड है, इसकी माप कितनी आएगी, log base 10a। ठीक है, ये अंतःखंड की लंबाई आएगी, या log base 10, और क्या आएगा, एक्टिव मास ऑफ R0, या R0 लिखते हैं। ठीक, और ये क्या आएगा, log base 10 एक्टिव मास ऑफ RT। ठीक, इस तरीके से बात सबको समझ आई कि नहीं, ये कोई कंफ्यूजन तो नहीं आपको कि इसके मध्य ग्राफ खींचेंगे, ढाल ये प्राप्त होगी, अंतःखंड की माप ये होगी। ठीक, इससे हमने तुलना करके आपको बता दी, प्रवणता के रूप में हमने समीकरण यहां पर बना ली थी, और इस तरीके से निकल आया। तो यहां पर लिख देंगे कि log base 10 a minus x या log base 10 एक्टिव मास ऑफ RT तथा समय t के मध्य खींचा गया ग्राफ। तो प्रथम कोड की क्रिया के लिए आपको ग्राफ क्लियर हो गए होंगे। ठीक, ये बहुत ही मुख्य दोनों ग्राफ हैं आपके। खींचा गया ग्राफ, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, एक सीधी या सरल रेखा प्राप्त होती है, सरल रेखा प्राप्त होती है, जिसका ढाल कितना है, -k/2.303 है, और अंतःखंड की माप log base 10 और a, या log base 10 और एक्टिव मास ऑफ R0 है। ठीक, तो इनके ग्राफ आपके क्लियर हुए होंगे कि log base 10 a minus x या ऐसा ठीक, तथा समय के बीच खींचा गया ग्राफ, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जिसकी ढाल -k/2.303 है, और अंतःखंड की माप इतनी है। ठीक, ये बात सबको क्लियर हुई कि नहीं, ध्यान दीजिएगा। घटने के लिए भाई जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे घट रहा है, चूंकि माइनस है। ठीक, तो इसीलिए घटने वाला ग्राफ इस तरीके से आता है, वो आपने पढ़ा था बढ़ने वाला था। ठीक, तो दोनों ग्राफ की तैयारी कर लेंगे। देखिए, और अगला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रथम कोड की क्रिया के लिए कुछ अन्य सूत्र। ठीक, प्रथम कोड की क्रिया के लिए कुछ अन्य सूत्र हैं। पहला सूत्र देखिए, न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा, आपको बता भी चुके हैं, इसके न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक आना निवान आपका लगभग। तो यहां पर लिखेंगे, यदि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता ना दी हो, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता या सांद्रण ना हो। ठीक, यदि अभिकारक पदार्थ, यदि प्रथम कोट की क्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता ना दी हो, तब माना T1 समय पर अभिकारक की सांद्रता या सांद्रण बातें की चीज है, एक्टिव मास ऑफ RT1। ठीक है, और T2 समय पर
अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता एक्टिव मास ऑफ Rt2 है। ठीक, भाई प्रारंभिक सांद्रता नहीं है कि माना T1 समय पर अभिकारक पदार्थ की सांद्रता Rt1 है और T2 समय पर अभिकारक सांद्रता इतनी Rt2 रह जाती है। ठीक, ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल बहुत काम आएंगे इससे। तो बताओ भैया T1 समय के लिए निकालेंगे, इसके लिए T1 समय के लिए तो के बराबर आपने क्या पढ़ा 2.303 अपॉन T1 log base 10, यह रहेगा R एक्टिव मास ऑफ R0 और ये Rt1 हो जाएगा। ठीक, T1 अगर इधर लाओगे तो अपान में हो जाएगा, T1 तो आपका K हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर फर्स्ट हो गई। ये T1 समय पर, T1 समय पर। ठीक, अब T2 समय पर, यह आपका T2 समय है। ठीक है, 2.303 है। K का मान तो स्थिर रहेगा, अभी पढ़ा था कि अभिकारक पदार्थ सांद्रता चेंज हो रही है लेकिन K का मान स्थिर रहेगा। ठीक, मतलब परिवर्तित नहीं होता है। log base 10, ये इसकी प्रारंभिक सांद्रता तो आपकी वही सेम रहेगी, लेकिन अब T2 समय तो यहां पर सांद्रता हो जाएगी Rt2। ठीक, ये समीकरण 2 है। अभी टेंशन नहीं लेना, अभी तो ये लिया है, गायब हो जाएगा। ठीक, अभिकारक पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता इसमें नहीं रहेगी। ये T1 समय पर, ये T2 समय पर, घटा दीजिए। समीकरण सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड में क्या आएगा T2 माइनस T1 बराबर क्या आएगा 2.303 अपॉन K log base 10, ऊपर आएगा R नॉट, नीचे आएगा R एक्टिव मास ऑफ Rt2 माइनस, भाई इस वाले से घटा रहे ना ये, माइनस 2.303 अपॉन K log base 10 एक्टिव मास ऑफ आपका आएगा R नॉट Rt1। ठीक, इसमें से देखेंगे काम क्या आएगा आपका, ये देख लीजिएगा 2.303 K का मान आ जाएगा। ठीक, अंदर आपका फार्मूला बनने जा रहा है, इसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अभी आपको बताया था हमने कि पढ़ा है log A माइनस log B बराबर log A बाई B आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा पढ़ा सूत्र। यहां क्या रहेगा log, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये A है और ये क्या है B, तो आ रहेगा क्या R एक्टिव मास ऑफ R0 एक्टिव मास ऑफ Rt2 और ये डिवाइड होगा। ठीक है, ये यहां लगा देंगे। ठीक, क्या डिवाइड होगा R डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई लगा दे, पलट जाएगा कि नहीं, क्या रहेगा Rt1 एक्टिव मास ऑफ R0। ठीक, तो देखो प्रारंभिक सांद्रता कट गई, इसीलिए सूत्र में प्रारंभिक सांद्रता नहीं बचेगी। ठीक, जो प्रारंभिक सांद्रता ना दी हो ऐसी कंडीशन तो ये सूत्र लगाएंगे। के इधर ले आओ, के बराबर क्या आएगा 2.303, नीचे आएगा T2 माइनस T1। ठीक, log base 10 आपका है, क्या बचेगा एक्टिव मास ऑफ Rt1, नीचे क्या आएगा एक्टिव मास ऑफ Rt2। ठीक, बात को सुनाएंगे इस तरीके से, ये T1 समय के पश्चात शेष बची सांद्रता, ये T2 समय के बाद शेष बची सांद्रता। ठीक, और इस तरीके से आप क्रिया का वेग स्थिरांक निकाल सकते हैं। ठीक, ये प्रथम कोटि की क्रिया के कुछ अन्य सूत्र हैं, तो ये एक दूसरा रूप हो गया प्रथम कोटि की क्रिया का। बात सबको सुनाई कि नहीं, इसके स्थान पर लिख सकते हो एक्टिव मास ऑफ Rt1 के स्थान पर लिख सकते हो A माइनस x1 और एक्टिव मास ऑफ Rt2 के स्थान पर लिख सकते हो A माइनस x2। ठीक, लिखना चाहो तो, नहीं तो ऐसे ध्यान रखो
कि t1 समय पर शेष बची सांद्रता और ये t2 समय पर शेष बची सांद्रता, ये वेग स्थिरांक का सूत्र हो गया। ठीक, तो ध्यान रखना, इस सूत्र की सहायता से आप प्रथम कोटि की क्रिया का वेग स्थिरांक निकाल सकते हो।